lecture number 3 for the subject of project management and engineering economics. The today topic is project selection, criteria and models. How we will select our upcoming projects, what will be the criteria and what kind of models we will consider it. Suppose you are sitting at home with your family, father is also there, you are going to conduct a new Vilima program of your elder brother. So you will discuss with the someone, uncle, auntie, you have already conducted that kind of Vilima program जो पहले से करवा चुका हुआ है. ठीक है जी, आप क्राइटेरिया सेट करेंगे एंड यू विल आल्सो कंसीडर ए मॉडल कि जी बड़े भाई ने करवाया था, जस्ट हिम, उनसे आप मशवरा लें. तो in the meeting you will decide these different works and these portions, these types of works will do by my son, my younger brother, my younger sister, कुछ मदर करेगी. ठीक है जी. तो मॉडल आप अपनी फैमिली से उठाते हैं और फिर देन यू डिसाइड योर क्राइटेरिया कि जी हाउ वी विल फेस, हाउ वी विल मैनेज दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. तो टॉपिक सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया कि आपका क्या क्राइटेरिया सिलेक्शन का. आप एक मॉडल को कंसीडर करते हैं कि सबसे पहले ये किसने किया है, किसी ने ये प्रोडक्ट किया हुआ है. मतलब मेट्रो बस अगर बनानी थी लाहौर में सबसे पहले, तो शहबाज शरीफ ने तुर्की से इस चीज़ की हेल्प ली थी कि जी इस मॉडल को कैसे कंप्लीट किया जाए और इसको कैसे फुलफिल किया जाए. मॉडल कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है. देन यू विल डिसाइड डिफरेंट क्राइटेरियाज कि जी आपको इस तरह ये काम कंप्लीट करना है. आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? जी 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 सर, सर। बिल्कुल आ रही है. जी Okay. सर बिल्कुल. The project selection is the process of evaluating individual projects. As I said, you will evaluate the different projects which already done by the some other companies. कि जो लोग ये काम कर चुके हैं आप उसको evaluate करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने कोई काम खराब तो नहीं हुआ आपकी वजह से, या आपने कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया हो जो कि उस प्रोजेक्ट को डिले होने में चांसेस बन गए हो. तो एवेल्युएट इंडिविजुअली आप खुद करेंगे एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर. यू विल नॉट गिव टू द असाइनमेंट टू द सबऑर्डिनेट्स और एनी वर्कर. यू विल इन्वॉल्व बाय योरसेल्फ एंड एवेल्युएट दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन करनी है विद द समवन. आप देखें वो आपको कोई प्रोजेक्ट दे दे जी, चले जी सुई गैस का सीएनजी पंप लगाना है, जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है, ये जो है आपकी शुगर मिल लगानी है. ठीक है जी. या मशीन इंस्टॉल, सिंपल एक छोटी सी मशीन इंस्टॉल करनी है, या और छोटा चले जाए घर में वलीमे का फंक्शन करवाना है. एंड यू विल एवेल्युएट एज द हेड ऑफ द फैमिली, एज योर फादर, इंडिविजुअली एवेल्युएट करेंगे कि जी इस प्रोजेक्ट की सिलेक्शन हम करने जा रहे हैं या इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे. फिर उसके बाद आप ग्रुप्स देन यू विल स्टार्ट ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स. फिर डिफरेंट दूसरे ग्रुप्स की तरफ भी आप मूव करेंगे एंड यू विल सी व्हाट इज हैपनिंग देयर, वहां पर क्या हो रहा है, या वहाँ व्हाट वाज हैपेंड देयर, या क्या हुआ था. एंड देन चूज टू इम्प्लीमेंट सम सेट ऑफ देम so that the objective of the parent organization will be achieved. Then आप उसकी चूज करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. सारी देखे ना, मीटिंग हो गई, फादर ने कहा ठीक है बड़ा भाई ये करेगा, छोटा भाई ये करेगा, बच्चा मेरा ये करेगा, मेड घर में जो सर्वेंट है उनको ये ड्यूटीज लगा दी, और फिर आपने डिफरेंट और दूसरे भाई से भी जिसका कोई बड़े बेटे की या कहीं की ये वलीमा हो चुका था उनसे पूछ लिया कि आपने कैसे अरेंजमेंट्स की थी. देन यू विल स्टार्ट योर इम्प्लीमेंटेशन.
तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको एवेल्युएट करना है विद द अदर सेम प्रोजेक्ट इफ समवन ऑलरेडी डन बाय इट। कोई भी काम जो कर चुका है आप चूज करें। देखें ना, आप प्रोजेक्ट आपको दिया जाए, इंडस्ट्री में भी आपको कहा जाएगा कि ये मशीन लगाएं या ये प्लांट लगाएं। शुरू में एज ए जो छोटे इंजीनियर होते हैं उनको एक मशीन दी जाती है, 2 3 4 फिर मशीनें बढ़ाई जाती हैं। इमीडिएटली तौर पर आप, फौरी तौर पर आप नहीं कह सकते कि मैं ये प्रोजेक्ट लगा सकता हूँ, आई विल बी द इंचार्ज ऑफ दिस कमिंग प्रोजेक्ट्स। बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन और कैसे लेके चलना है, हाउ यू विल इम्प्लीमेंट, हाउ विल यू रन दिस project, how will you will manage this project. So you will consult with the other person. आप सपोज इंडस्ट्री में पहली मशीन एक लग गई और आपको ये कहा गया कि जी आप ये मशीन लगाएं, तो आपने इमीडिएटली तौर पर फर्स्ट टाइम ये नहीं कहना कि सर मैं आई एम रेडी फॉर दिस। आप कहें सर जस्ट गिव मी 1 आवर, आई विल रिप्लाई यू, मुझे 1 घंटा दें मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। तो आप इमीडिएटली 1 घंटे में अपनी असाइनमेंट यू विल कंप्लीट एंड यू विल कंसल्ट विद अदर पर्सन। क्लास फेलोज हैं, इनके साथ इन टच रहें। मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इन टच रहने के लिए। मेरे साथ 2013 के बच्चे भी अटैच हैं, 14 15 16 17 18 एंड 19। दिस इज द 7th बैच विच आई एम गोइंग टू टीच यू। अब कुछ बच्चे इंडस्ट्री में अभी भी मेरे से क्वेश्चन करते हैं बिकॉज आई हैव 15 ईयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको कैसे डील करें। तो ये ग्रुप एक कंसल्टेशन का ग्रुप भी है जिसमें बच्चे, कुछ लोग जर्मनी बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए एमएस के लिए, कुछ एक लड़का कनाडा, भी परसों कनाडा गया है, 2014 का बच्चा। वो ग्रुप में हमें शेयर करते हैं, मैं आई और दूसरे जो भी अदर फैकल्टी मेंबर पार्ट हैं उसके। तो ग्रुप में से कभी लीव नहीं करना, बहुत अच्छा आपको चांस मिलता है डिस्कशन करने का विद द सीनियर टीचर्स। अब टीचर एक अलग चीज़ है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस का होना एक अलग चीज़ है। तो आपके पूरे कॉलेज में मैं फ़ख्र से ये कहता होता हूँ कि जी आई एम द ओनली वन। किसी भी एचओडी, प्रिंसिपल, दूसरे अदर फैकल्टी मेंबर को उठा लें, नो वन इज हियर इज टीचिंग लाइक मी कि जी जिसके पास 15 15+ इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो ग्रुप बनाएं और उसमें फ़ौरन डिस्कस करें कि यार मुझे छोटे से प्रोजेक्ट के लिए मेरे बॉस ने मुझे एक मशीन लगाने के लिए कहा है, ये टाइप की मशीन है, मुझे छोटे छोटे सीधा सीधा पॉइंट बताओ। तो किसी ग्रुप में कोई भी बच्चा कोई काम अगर कर चुका हो तो अटैचमेंट के साथ आपको फिर फौरन उसकी सेम मॉडल मिल जाते हैं कि मैंने ये काम करने जा रहा हूँ। बहरहाल द प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, यू मस्ट फाइनल टेक द डिसीजन कि आई विल परफॉर्म या आई विल डू दिस प्रोजेक्ट। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट you should and must consider to the other project as a model, then you will say yes I am ready to do this project. Model represent the problem structure and can be useful in the selecting and evaluate project. सेम चीज है कि जब आप मॉडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट मॉडल डिस्कस करते हैं विद अदर पर्सन, अदर क्लास फेलोज, अदर बॉसेस, तो आपको डिफरेंट प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर सामने आते हैं। अच्छा यहाँ उन्होंने ये फेस किया, उनको ये प्रॉब्लम फेस हुई, उनको ये प्रॉब्लम हुई, इस स्टेज पर ये प्रॉब्लम फेस हुई, देन इट कैन बी यूजफुल इन सिलेक्टिंग। तब आपको ये बहुत अच्छा यूजफुल हो सकता है कि मैं ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। एंड एवेल्युएट प्रोजेक्ट, तो आपको उसकी एवेल्युएशन भी आसान हो जाती है, दूसरे जगहों से पता चल जाता है, कोलीग्स बता देते हैं, आपके क्लास फेलो, पुराने क्लास फेलो जो जिसने इंजीनियरिंग की होती है, यानी अगर मैं 10 साल बाद की बात करूँ तो अगर ग्रुप आपका कायम है तो लोग बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी आई एम गोइंग टू दिस टाइप ऑफ वर्क, शुड आई स्टार्ट और शुड आई नॉट स्टार्ट। तो एवेल्युएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आप क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि जी मुझे ये प्रोग्राम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मॉडल्स डू नॉट गिव एनी डिसीजन, इट पार्शियली रिप्रेजेंट द रियलिटी। अब ये जो भी आप मॉडल कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे लोगों से पूछ रहे हैं, बड़े भाई से पूछ रहे हैं, घर में कोई फंक्शन है, इवन के कोई फर्स्ट टाइम कोई शादीशुदा बंदा हो और उसकी नई नई शादी हुई हो, तो वो घर में उसने 6 बंदे बुला लिए हैं, तो जो उसकी बेगम होगी या नई दुल्हन होगी, शी विल आस्क टू द मदर कि जी अम्मी हम फर्स्ट टाइम लाइफ में शादी के बाद एक फंक्शन करने जा रहे हैं, मुझे आइडिया बताएं कि मैं कितना चिकन बनाऊं, चावल बना क्या बनाऊं। तो
मॉडल्स कंसीडर किए जाते हैं, छोटा सा काम भी फर्स्ट टाइम किया जाएगा। मॉडल्स डू नॉट गिवन एनी डिसीजन, आप मॉडल्स को देख के डिसीजन नहीं करते, ठीक है। मदर ने जो भी कह दिया सो कह दिया, या किसी कोलीग ने किसी मशीन की इंस्टॉलेशन के मतलब, या किसी बॉस ने किसी प्लांट के इंस्टॉलेशन के मतलब बता दिया, देन दैट विल नॉट बी ए फाइनल डिसीजन कि जी आई विल परफॉर्म लाइक देम, कि उन्होंने जैसे परफॉर्म किया था मैं भी वैसे ही करूंगा। तो मॉडल आपको फाइनल डिसीजन नहीं देते, मॉडल्स आपको just give the idea देते हैं कि जी how you can start your project, how you will proceed your project, and it partially represent the reality। पार्शली तौर पर 50-50 तौर पर वो आपको रियलिटी जरूर शो करता है कि जी लोगों ने ऐसे किया, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी मैनेजमेंट है, मेरी अपनी सोच है और मैं इसको ऐसे लेके चलूंगा। ओके जी, कोई मुश्किल तो नहीं है? द क्राइटेरिया ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन ऑफ मॉडल। अब मॉडल्स को कैसे सिलेक्ट करना है, ये भी बहुत अच्छा है कि किसी अगर रॉन्ग मॉडल को चूज कर लिया जो हमारे मॉडल से मिलता ही हो ना हो, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू व्हेन यू रन द प्रोजेक्ट। व्हेन यू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, इफ यू select the model wrong way, then you will face a lot of problem during project. So the criteria of how you will set your selection of model and how you will decide the criteria about the selection of model, तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रियलिज्म होना चाहिए, कैपेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इजी टू यूज, कॉस्ट, इजी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन यू सिलेक्ट द मॉडल्स। रियलिज्म, ऐसा मॉडल ना सिलेक्ट करें जो हवा में ही चला हो, बिल्कुल रियलिज्म हो, यानी रियलिटी तौर पर किसी ने उस पर परफॉर्म किया हो, वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी उसको किसी ने किया हो। कैपेबिलिटी, able to simulate different scenarios and optimize the decision। आपके पास ये कैपेबिलिटी हो कि आप वो काम कर सकते हैं, उस मॉडल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को सिमुलेट करें कि मैं ये मॉडल जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये इसकी परफॉर्मेंस समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो ऑप्टिमाइज द डिसीजन, फिर आप डिसीजन करें कि ये मेरे मॉडल के मुताबिक मिलता भी है या नहीं मिलता है, अदरवाइज यू हैव टू सिलेक्ट अनदर मॉडल। क्योंकि कैपेबिलिटी, आपको अगर मॉडल समझ नहीं आएगा, आपको ऑप्टिमाइज अपने डिसीजन पर करनी पड़ेगी कि जी मैं ये मॉडल सेलेक्ट करूं अपने, क्या ये मॉडल मेरे प्रोजेक्ट से बिल्कुल 100% मिलता जुलता है, तो यू हैव टू डिसाइड, देन यू विल सेलेक्ट द मॉडल। फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड वैलिड रिजल्ट विद इन द रेंज ऑफ कंडीशन। अब क्या जिस कंडीशन में आपको वो प्रोजेक्ट दिया गया अपना, उसी सेम कंडीशन में ये प्रोजेक्ट किया गया था जो आपने मॉडल सेलेक्ट किया, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि जो उसके रिजल्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट के, जो आपने मॉडल सेलेक्ट किया है जिसको आप अपने प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंट करेंगे, वो उसके रिजल्ट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, ऑलमोस्ट। जितना कोशिश करें करीब तरीन, छोटा मोटा बिल्कुल फर्क चल जाता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा। easy to use, reasonably convenient, easy execution, and easy understood। अब easy to use mean कि when you finalize कि I will perform and I will start this type of project given by my management or given by my boss, reasonably convenient, कि it would be convenient for me to start this project given by my boss or given by higher management। तो क्या ये मेरे लिए कन्वीनियंट है, मेरे लिए रीजनेबल है कि मैं इसको परफॉर्म कर लूंगा? बेटा माइक ऑफ रखें प्लीज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू ऑन योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन। इजी एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि प्रॉपर अच्छी सी प्लानिंग कर लें, प्रोजेक्ट को समझ लें, देन एग्जीक्यूट करें, यानी प्रैक्टिकली तौर पर स्टार्ट करना शुरू करें। अगर आप प्लान करते हैं कि जी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी फॉर दिस प्रोजेक्ट, आई कैन नॉट स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट वेरी इजीली, तो यू शुड नॉट एग्जीक्यूट इट, आपको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। एंड इजीली अंडरस्टूड,
और आप इजीली अंडरस्टूड हो एंड यू विल कॉन्फिडेंट कि जी इंशाल्लाह आई विल डू दिस प्रोजेक्ट वेरी सक्सेसफुली। सो इजी टू यूज होना बहुत जरूरी है। आपको खुद भी कन्वीनियंट हो, आप एग्जीक्यूट करना जानते हो ईच एंड एवरीथिंग, आपको हर चीज समझ आ रही हो, ये इजी टू यूज में आ जाता है। उसके बाद मॉडल की कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा गैदरिंग मॉडलिंग कॉस्ट शुड बी लो रिलेटिव टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जितनी भी आप डाटा इकट्ठा करेंगे प्रोजेक्ट के दौरान, जितने भी आप डाटा, क्योंकि डाटा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। जी आप सपोज आपने एक एमएस का पाइप ही मंगवाना है, तो आप अपने परचेजर को भेजेंगे और कहेंगे जाओ मार्केट से रेट पता करो। द परचेजर विल गो टू द मार्केट एंड ही विल सेंड डिफरेंट मैसेजेस कि जी फलां पार्टी इतने का दे रही है, फलां पार्टी इतने का दे रही है। दैट मीन यू आर गैदरिंग द डाटा एंड यू आर गोइंग टू एस्टिमेट कि विच एमएस पाइप शुड पिक इट, कौन सा मुझे पाइप कहाँ से पिक करना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉडलिंग कॉस्ट शुड बी लो रिलेटिव द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आपने एक्चुअली कॉस्ट पाइप की, जब आपने प्रोजेक्ट बनाया था उसकी प्लानिंग की थी शुरू में कि जी इतना कॉस्टिंग होगी, इतना इस पर खर्चा आएगा, वो उससे रिलेटिवली लो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक आइटम ही महंगी से महंगी उठा लेंगे तो हर प्रोजेक्ट की तमाम पार्ट्स की जो प्राइस लिस्ट है वो अप चली जाएगी और आप आउट ऑफ वे चले जाएंगे कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितनी भी कॉस्ट का आपने सिलेक्शन करना है डिफरेंट पार्ट्स का प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए, प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन के लिए, चाहे वो सरिया है, सीमेंट है, वट कुछ भी है, बड़ी बड़ी मशीनों के लिए अच्छे जैसे किसी ने कंप्रेसर इंस्टॉल करना है या किसी ने जनरेटर इंस्टॉल करना है, तो एक फाउंडेशन बहुत हैवी सा नीचे बनाया जाता है वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, उस पर बड़ी हैवी कॉस्ट आती है। तो सरिये की इन्वॉल्वमेंट, आपका कितना सरिया डलेगा और बजरी की रेशो सीमेंट कितना डलेगा, वो काफ़ी हाई कॉस्ट होता है। तो इस चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंटली कंसिडर किया जाता है। कितनी भी मशीनें हों, कहीं भी आप मशीन कोई भी आप लगाएंगे उसके नीचे फाउंडेशन जरूर बनाता है। आम फर्श के ऊपर कोई भी मशीन नहीं लगाता। आप इंडस्ट्री में भी जाएंगे एंड यू विल सी डिफरेंट फाउंडेशन दे आर मेकिंग। तो कास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्शन द मॉडल। आप जिस मॉडल को भी सिलेक्ट करेंगे दूसरी जगह आप कहेंगे, उससे पूछेंगे जी आपने जो फाउंडेशन इस मशीन के नीचे बनाया था उस पर कितना खर्चा आया था। उनके पास हर चीज हर किस्म की रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। यू कैन डिमांड देम, यू कैन कलेक्ट द ऑल काइंड ऑफ रिपोर्ट कि जी फाउंडेशन में उस वक्त मशीन सीमेंट का और सरिया का और बजरी का ये रेट था, तो इस क्यूबिकल फॉर्म में इस लेंथ और विड्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से या इतनी डेप्थ के साथ अगर मैं फाउंडेशन बनाऊं तो मेरा कितना खर्चा आएगा, क्योंकि कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Easy computerization must be easy and convenient to gather, store and manipulate data in the model. आप अपने काम को जितना कंप्यूटराइज करेंगे वो बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लास से इंटरेक्ट करने के लिए ऑन द फर्स्ट वेरी फर्स्ट डे आई रिक्वेस्ट टू द सीआर प्लीज मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप टू इजी कम्युनिकेशन। ये एक कंप्यूटराइजेशन है काम कि आप अपने, अब इंडस्ट्री के अंदर भी था तो जब तक व्हाट्सएप नहीं आया था, जब व्हाट्सएप आ गया इंटरनेट की एक्सेस इजी हो गई, रेट थोड़े से सस्ते हो गए, पैकेजेस इंटरनेट के सस्ते हो गए, लोग अब अपने बॉसेस के साथ, जैसे मैं लास्ट तीन या चार इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया है, हमारे अपने अपने इंडस्ट्रीज के भी ग्रुप बने हुए हैं। लोग मैसेजेस भेजते हैं अब आप क्या कर रहे हैं, वो फलां बंदा भी छोड़ के चला गया, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट आप काम करें, यू हैव टू डिसाइड कि इट शुड बी कंप्यूटराइज्ड ताकि काम आसान हो। क्योंकि अगर डाटा बार बार आप कॉल कर रहे हैं, जैसे परचेजर एक पार्ट्स खरीदने गया है, आप एस्टिमेट लगा रहे हैं, यू आर गोइंग टू एस्टिमेट कि these different parts, the price of the different parts, how much cost will intercalate। तो आपको व्हाट्सएप भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट से भी आपको प्राइसेस मिल जाएंगी। ठीक है जी, कंप्यूटराइज होना बहुत ज़रूरी है। इट वुड बी कन्वीनियंट टू गैदर, स्टोर एंड मैनिपुलेट द डाटा इन द मॉडल। आपने डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप से भी डाटा आ रहा है, इंटरनेट्स के थ्रू भी आ रहा है, परचेज डिपार्टमेंट भी आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है, एंड यू विल मैनिपुलेट ऑल द डाटा एंड यू विल डिसाइड कि जी दिस पार्ट्स विल बाय फ्रॉम दैट कंपनी या फिर फ्रॉम दैट शॉप। तो डिफरेंट सिलेक्शन प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल्स
के क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं। रियलिज्म होने चाहिए, आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जिस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे वो मेरे मॉडल से मिलता जुलता है। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत हो चल जाएगी, ज़्यादा लॉन्ग या डेप्थ में नहीं चलेगी। मेरे लिए इजी टू यूज़ हो, इजी एग्जीक्यूशन कर सकूं, कॉस्ट की जो कैलकुलेशन है मेरे लिए इजी हो, और इजी हर काम को मैं कंप्यूटराइज बनाऊं। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी। अब जब प्रोजेक्ट आप करते हैं, सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी आप मार्केट से एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होता है, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस होता है कि आई विल बाय और नॉट बाय, रिस्क रिस्क तो नहीं है, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक एनालिसिस है, इकोलॉजिकल एनालिसिस है। मार्केट एनालिसिस में आप मार्केट में शेयर देखते हैं, पोटेंशियल मार्केट देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मैं करने जा रहा हूँ इसका कोई फायदा भी है कि नहीं है। अगर आपका अपना जाती प्रोजेक्ट है तो आपको मार्केट से एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना भी है या नहीं करना है, मार्केट में ये पोटेंशियल है या नहीं है। मसलन मैं कहता हूँ जी मेरे घर के बाहर जगह है, मैं वहाँ पर सीएनजी पंप लगा लेता हूँ, तो आप पहले मार्केट में सर्वे करेंगे कि ये मेरे लिए फिजिबल है या नहीं है, इतना पैसा करोड़ों रुपए मैं लगाऊंगा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है। तो आपको पता चले जी 1 किलोमीटर के अंदर ऑलरेडी आ गई 5-6 पंप लगे हुए हैं, तो वो फिर पोटेंशियल मार्केट होगी, ऑलरेडी वहां पर काम हो रहा है आपका, आप फिर किसी और जगह लगाने का सोचें। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल वायबिलिटी एंड सेंसिबल चॉइसेस। कि टेक्निकल वायबिलिटी का मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पंप लगाता हूँ तो मुझे सुई गैस वाले मुझे गैस की इनपुट सप्लाई दे देंगे। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट होता है कि जी मुझे कहीं भी आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाएं तो आप कहते हैं जी मुझे इसकी टेक्सटाइल से जो एग्जॉस्ट निकलना है, प्रिंटिंग में से गंदा पानी निकलना है, यहाँ कोई नहर नज़दीक है या नाला नज़दीक है। तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करने पड़ते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल एनालिसिस होता है कि मैं बहुत बड़ा रिस्क तो नहीं ले रहा, ये ना हो कि मुझे उसमें से कोई रिटर्न ही ना आए, मुझे कोई प्रॉफिट ही ना आए, इतना पैसा लगा भी लूँ तो बाद में मेरी सीएनजी सेल ही ना इतनी हो, या मेरा टेक्सटाइल का जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कपड़ा ही ना इतना सेल हो, तो मैं इसको कैसे देखूंगा। इकोनॉमिक एनालिसिस होता है कि बेनिफिट एंड कॉस्ट। आप अपना बेनिफिट देखते हैं और अपनी कॉस्ट देखते हैं कि मुझे कितना कॉस्ट पड़ेगी और मुझे कितना बेनिफिट होगा, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस। सोशल एंड अंदर इम्पैक्ट, क्या मैं ये प्लांट लगाने जा रहा हूँ, इसका जो एग्जॉस्ट है या इसकी जो साउंड है कंप्रेसर की, इर्द गिर्द की आबादी को तो डिस्टर्ब करेगी। तो ये आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है, दूसरे अदर इम्पैक्ट्स भी देखने पड़ते हैं। तो जो भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें उसके ये 3-5 जो एनालिसिस है, ये हर हर एक मेन पॉइंट आप याद रखें। इकोलॉजिकल होता है एनवायरनमेंट रिस्टोरेशन मेजर्स, यानी मैं अगर एक ऐसा सीमेंट का प्लांट या सीएनजी प्लांट लगाने जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट मुझे दिया गया है जो कि इन्वायरमेंट को डर्टी करेगा, तो मुझे इकोलॉजिकल एनालिसिस करना है कि जी इस इन्वायरमेंट को किस तरह दूर किया जाए कि मैं एक री यूजेबल प्लांट लगा लूँ। पानी अगर नहर में फेंक, नहर नहीं है मेरे घर के पास, तो टेक्सटाइल की प्लांट वाले जो लोग हैं वो जो नाले को गंदा करेंगे, आप उसको री यूज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और उस पानी को दोबारा यूज़ करें। तो कुछ भी आप इकोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, देन यू विल डिसाइड कि आई विल गो या आई विल गो थ्रू फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसको हम फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है कि मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा इस प्रोजेक्ट में, या इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा। यानी अगर आप इंडस्ट्री के अंदर कोई मशीन भी लगाते हैं या इंडस्ट्री के अंदर छोटा सा प्लांट का भी और मजीद अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सेटअप लगाते हैं, तो आपको प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी भी सेट करनी पड़ेगी। आप अपने बॉस के पास जाते हैं, सर अगर हम इस 10 मशीनों की जगह 2 और लगा लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी, हमें प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि वाई we should install the this plant, या why we should install these 2 machines। तो उसको हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं, इसका फायदा क्या होगा। किसी ने सीएनजी प्लांट भी लगाना है तो कहेंगे अच्छा जी आप 1 करोड़ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना फायदा होगा।
सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन प्रॉफिटेबिलिटी का होता है। इंडस्ट्री के अंदर 2 मशीनें ज्यादा लगा लें, इंडस्ट्री के अंदर 6 प्लांट लगे हुए, एक और प्लांट लगा लें, तो दे विल आस्क द बेसिक क्वेश्चन कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन जरूर होता है जिसको हम न्यूमेरिकली कहते हैं। और मोस्ट कॉमन जो मेजर्स होते हैं फाइनेंस की ज़बान में, वो जब आप अल्लाह ने अगर मौका दिया 8th सेमेस्टर में आएंगे तो आपको ये सारे कॉमन मेजर्स मैं आपको बताऊंगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, पे बैक पीरियड क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डिस्काउंट कैश फ्लो क्या होता है। तो यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू कि आज इस प्लांट की प्रेजेंट वैल्यू ये है और ठीक 10 दिन बाद या ठीक 10 साल बाद इसकी प्लांट की वैल्यू ये होगी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा, मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, इसका इंटरनल क्या रिटर्न आएगा। मैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कहा जाएगा कि जी आप 10 साल बाद आपका 1 करोड़ रुपए वापस आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि आपको 10 साल बाद यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर। उसको हम कहते हैं पे बैक पीरियड किसी भी प्रोजेक्ट का। इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आप एक कोई 10 लाख की मशीन लगाते हैं तो जनरल मैनेजर हमेशा पूछता है कि जी इसका पे बैक पीरियड क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इतना प्रॉफिट आएगा इंशाल्लाह 1.5-2 साल में हम पे बैक कर लेंगे। उसको हम कहते हैं पे बैक पीरियड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न कब से मिलना शुरू करेगा। ठीक है जी, मतलब आप एक मशीन लगाते हैं, एक ऑपरेटर रखते हैं, एक साथ मैकेनिक रखते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेटर रखते हैं मशीन चलाने के लिए, उसका खर्चा है। तो आप कहते हैं कि सर मशीन इंशाल्लाह चलेगी, 8वें दिन मुझे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, मुझे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो भी सारा कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब ये है कि अगर मैं आज एक कैश को अपने जेब से निकाल के इस मशीन पर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे क्या डिस्काउंट मिलेगा। तो उसको बताया जाता है कि जी आप आज अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 मंथ, इट डिपेंड्स कि मशीन की कैपेसिटी क्या है, मशीन का वॉल्यूम क्या है, कौन सी मशीन लगाने जा रहे हैं। तो आप वो कहा जाता है जी आज अगर आप ये मशीन खरीद लेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 5 महीने बाद खरीदेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये सारी डिफरेंट फाइनेंशियल टर्म्स हैं जो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। The amount of time required to recover the initial investment that the sponsor inject the project। मैंने पहले बताया इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिस बंदे ने भी की, जो स्पॉन्सर था पैसे देने का, जिसने प्रोजेक्ट में इंजेक्ट किया यानी पैसा लगाया, उसको कब रिकवर होगा, तो उसको कहते हैं पे बैक पीरियड। वो एक्चुअल होता है द ईयर बिफोर फुल रिकवरी। 6 साल बाद अगर आपको सारा करोड़ रुपया मिल गया है, प्रॉफिट आ चुका है सारा, तो आप यहाँ पर 6 लिख देंगे। अनरिकवर्ड कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द रीज, जब आपने पैसा लगाया था और जो आपने अभी तक रिकवर नहीं किया वो आप यहाँ पर लिख दें। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कितने सालों से आप कितनी सैलरियां दे रहे हैं, कितना बिजली का बिल दे रहे हैं, वो सारा कैश फ्लो आप यहाँ पर लिखेंगे तो फिर आपको पे बैक पीरियड उसका नजर आ जाता है। ये निकालने का तरीका है, फाइनेंशियल टर्म्स है। जस्ट यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। देयर इज नो नीड कि जी आप फार्मूला को रट लें, कोई जरूरत नहीं है। ये 8th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने मौका दिया, मेरी लाइफ रही या मैं इधर हुआ, क्योंकि प्राइवेट नौकरी किसी का कोई पता नहीं होता, वो मालिक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जाए। वी हैव लास्ट 2-3 मिनट्स। और एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल। The undiscounted models are simple to use and understand। अनडिस्काउंटेड का मतलब ये है कि जिसमें डिस्काउंट नहीं होता। यानी आज एक प्रोजेक्ट लगाया आपने, पता चला जैसे अभी हम एक कंप्यूटर खरीदते हैं ना, कोई एक छोटा सा प्रोडक्ट, कहते हैं जी मैंने एक नेट कैफे बनाना है, मुझे वहां पर 5 कंप्यूटर चाहिए, तो आप कहते हैं जी उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट है, और ठीक 4 महीने बाद आप एस्टिमेट लगाते हैं यार इन तमाम सिस्टम की तो कोई वैल्यू कोई नहीं है, ये इतने डिस्काउंट में चले गए, अब इतनी वैल्यू डाउन हो गई है। तो वो प्रोजेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अनडिस्काउंटेड का मतलब ये है, अनडिस्काउंटेड का मतलब ये होता है कि जी जिसकी प्राइस फ्यूचर में 6 साल तक आपको कहीं अनडिस्काउंट नजर ना आ रहा हो, आप कहते हैं नहीं जो आज इस प्लांट की वैल्यू है वो भी इतनी ही रहेगी इंशाल्लाह।
तो all use readily available accounting data to determine the cash flow. आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हर महीने का डाटा, हर इंडस्ट्री में जो चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका डाटा आप रखें, एनुअली डाटा रखें, और आप फिर डिटरमिन करें कि मेरा कितना कैश फ्लो मेरे हाथ से निकल रहा है, कितना सैलरियाँ दे रहा हूँ, कितना मैं बिजली का बिल पे कर रहा हूँ अपने प्लांट के लिए, या इस मशीन के लिए, या इस बच्चे की जो ऑपरेटर है इसकी सैलरी दे रहा हूँ। तो ये सारी की सारी, आप अगर सारा आपके सामने रीडेबल डाटा मौजूद हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी चल रही है। मॉडल्स आउटपुट इज इन टर्म्स फेमिलियर टू बिजनेस डिसीजन मेकर। जितने भी मॉडल्स के आउटपुट हैं आप उनको भी कंसिडर करें कि यार मेरी तो प्रॉफिटेबिलिटी ये चल रही है, आप लोग जो ये सेम प्लांट लगाया था तो आपकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है। तो इन्फॉर्मेशन आपको दूसरी साइड से भी आएगी कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ये है। अक्सर जनरल मैनेजर, अक्सर मालक यही कह रहे होते हैं, अक्सर ही क्या हमेशा ये कहते हैं, यार हमारे प्लांट की प्रॉफिटेबिलिटी कम क्यों आ रही है, कराची में एक प्लांट लगा हुआ है, वो जी वो तो बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी गेन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें साथ साथ चलती हैं, फिर आप फिजिबिलिटी अच्छी तरीके से बना सकते हैं कि जी इस तरह प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। This is all from my side. There are around 16 students और चैटिंग 15 बच्चों ने कर दी है। सब बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी कि जी मैं उसको एब्सेंट मार्क कर दूं। लास्ट स्टूडेंट्स मार्क 19 ME 23 मिस्टर जोहेब रजा। इसके बाद किसी ने नहीं अटेंडेंस मार्क की। ओके, वी हैव लेस देन 1 मिनट।